हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त भी होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी का आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं और वो है आपकी डीपीएसपी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आज हम पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। देखिए, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में इनको डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, नीति निर्देशक तत्व किसके? राज्य के, यानी संविधान ने राज्य को नीतियों के निर्माण के संदर्भ में जो प्रमुख बातें, जो प्रमुख सिद्धांत बताए हैं, उसको हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रथम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका संविधान में कहां पर उल्लेख किया गया है, कौन से भाग में और कौन से आर्टिकल हैं जहां पर हमें डीपीएसपी का उल्लेख मिलता है। तो हम बात करेंगे भारतीय संविधान में भाग 4, भारत के संविधान में भाग 4, और भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। 5-6 पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में आपको ध्यान में रखने हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न यही है कि ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। डीपीएसपी की यदि हम बात करेंगे तो डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित है। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये राज्य के नागरिकों के प्रति कर्तव्य है, ये नागरिकों के प्रति, नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्य हैं, नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य की ड्यूटीज है। जैसे हम पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आपको संविधान के भाग 4 क में दे रखे हैं, अनुच्छेद 51 क में जो 11 मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं, वो नागरिकों के कर्तव्य हैं, राज्य के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य हैं, उनको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। और नागरिकों के प्रति राज्य के जो कर्तव्य हैं उनको कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के किस प्रकार के कर्तव्य हैं? तो ये राज्य के ऐसे कर्तव्य हैं जिनको लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य का मतलब यहां पर सरकार है, राज्य का मतलब यहां पर संसद है, विधानमंडल है। यानी कहने का मतलब यह है कि डीपीएसपी में जो सिद्धांत लिखे हैं, उन सिद्धांतों को लागू करना अथवा नहीं करना ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, इनको राज्य के लिए बाउंडेड नहीं किया गया है, राज्य की सुविधा के अनुसार इनको बनाया गया है। तो ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। अर्थात इन्हें लागू करना, इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य चाहे तो इनको लागू करे, राज्य चाहे तो इनको लागू नहीं करे, राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि संविधान निर्माताओं ने इनको राज्य के ऊपर बाध्यकारी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इन तत्वों को उस समय लागू करना इतना आसान काम था नहीं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने राज्य को निर्देश दिए कि जब जब राज्य को लगे, जब राज्य सक्षम हो जाए, राज्य के पास संसाधन हो जाए, तब राज्य इनको लागू करे अपनी नीतियों में, अपने कार्यक्रमों में, अपनी योजनाओं में। और यदि राज्य ऐसा कर पाता है, यदि राज्य इन सिद्धांतों को
अपनी नीतियों में शामिल कर लेता है तो इससे राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, एक वेलफेयर स्टेट बनेगा। और ये डीपीएसपी को लागू करने का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो आपको पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के पीछे, संविधान में जोड़ने के पीछे उद्देश्य क्या है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? यदि उद्देश्य पूछा जाए तो डीपीएसपी का जो उद्देश्य है, इसका मोटो, इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना। और वेलफेयर स्टेट कब बनेगा? जब सभी लोगों को, राज्य में, देश में रहने वाले सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, तब जाकर के देश एक कल्याणकारी स्टेट बन पाएगा। लेकिन इनको लागू करना या न करना राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। राज्य चाहे तो इनको लागू करे, चाहे तो इनको लागू नहीं करे। कैटिसा इसलिए कहते हैं कि एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, जो बैंक की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक चाहे तो इनको लागू करे, चाहे तो लागू ना करे। या बैंक का मतलब राज्य है, देश है, सरकार है। ये राज्य के सकारात्मक निर्देश है। राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश है। सकारात्मक निर्देश का मतलब यही है कि आपको डायरेक्शंस दी गई है, स्टेट को कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आप यदि इनको लागू करोगे तो एक वेलफेयर स्टेट बनेगा, लेकिन आपके ऊपर बाउंड नहीं है, जब आप चाहो तब इनको लागू कर सकते हो। तो ये एक प्रकार के सकारात्मक निर्देश है। यदि हम बात करेंगे जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी की बात करेंगे तो क्या डीपीएसपी यदि राज्य लागू नहीं करता है तो क्या उनको न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं? क्या कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं? क्या ये वाद योग्य है? तो नहीं। यदि राज्य इनको लागू नहीं करता है या डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो ऐसी कंडीशन में इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये 5-6 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात तो संविधान के भाग 4 में उल्लेख है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में उल्लेख किया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ये नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्य हैं, लेकिन राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। उद्देश्य इनका है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये राज्य के सकारात्मक निर्देश है और ये वाद योग्य नहीं, यानी इनको न्यायालय में चुनौती, इनके उल्लंघन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कुल मिलाकर के हमें इतना समझना है कि ये राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य की ड्यूटीज है, और राज्य की ड्यूटीज को आर्टिकल 36 से 51 के बीच में एक्सप्लेन किया गया है। हम एक एक करके जो है सारे आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे अनुच्छेद 36 की, आर्टिकल 36, तो आर्टिकल 36 में बहुत कुछ नहीं दिया गया है। आर्टिकल 36 में केवल आपको राज्य की परिभाषा दी गई है, क्योंकि संविधान में या इसमें जो आर्टिकल्स हैं 36 से 51, इनमें जगह जगह राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित कर दिया गया। 36 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। राज्य की परिभाषा, राज्य का मतलब आप सिंपली समझिए सरकार। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई है 36 में। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय द्वारा, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है, जो हम बात कर रहे थे कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है,
उसका संविधान के अनुच्छेद 37 में उल्लेख किया गया है कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय का मतलब यही होता है अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, लागू नहीं करवाया जा सकता। न्यायालय इनको लागू नहीं करवा सकता। जिस प्रकार से जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, तो मौलिक अधिकारों में हम कहते हैं कि मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है, क्योंकि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय उनको लागू करवाता है। लेकिन डीपीएसपी का उल्लंघन होता है या कोई ऐसी बात जो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में लिखी हुई है, डीपीएसपी में कोई बात लिखी हुई है और राज्य जो है उनको लागू नहीं कर रहा है, तो आप इस आधार पर कोर्ट की शरण में नहीं जा सकते, न्यायालय में जाके उसको चुनौती नहीं दे सकते कि राज्य इनको लागू नहीं कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के या न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, क्योंकि न्यायालय द्वारा यह परिवर्तनीय नहीं है, संविधान में लिख दिया गया है, इनको न्यायालय लागू नहीं करवा सकता है। ये 37 है आर्टिकल। अनुच्छेद 38 में डीपीएसपी का उद्देश्य लिखा हुआ है और राज्य को निर्देश दिया गया है। राज्य को निर्देश दिया गया अनुच्छेद 38 के तहत। क्या निर्देश है? राज्य को निर्देश है कि राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा, राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जिससे सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिले, तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश किया जा सके, ऐसी नीतियां राज्य को बनानी पड़ेगी। यह अनुच्छेद 38 में राज्य को निर्देश दिया गया है। 36, 37 और 38 में सामान्य बातें की गई है। 39 से लेकर के और 51 तक बाकी जो हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, उनमें उन तत्वों को शामिल किया गया है जिनको लागू करना राज्य का कर्तव्य है। वे कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39। और अनुच्छेद 39 में दिए गए हैं राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्वों का उल्लेख किया गया है। वे तत्व, वे सिद्धांत, वे बातें जिनका अनुसरण करना, जिनको फॉलो करना राज्य का कर्तव्य है, राज्य की ड्यूटी है। कौन कौन से तत्व ऐसे हैं? 6 पॉइंट है इसके अंदर, वो 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट इसमें यह है कि सभी का मतलब या महिला पुरुष सभी को समान रोजगार के अवसर मिले। समान रोजगार के अवसर मिले, महिलाओं और पुरुषों को समान रोजगार के अवसर मिले। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को रोजगार के अवसर मिले, सभी को समान रोजगार के अवसर मिले। दूसरा, भौतिक संसाधनों का वितरण, सार्वजनिक हित में करें।
सार्वजनिक हित में करें। राज्य के जितने भी भौतिक संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं राज्य के, उनका वितरण इस प्रकार से किया जाए जिससे कि सब लोगों का भला हो, सार्वजनिक हित हो। ऐसा नहीं हो कि रिसोर्सेज जो है उससे केवल कुछ लोगों का भला हो रहा है, या राज्य के अधिकांश और रिसोर्सेज के बहुत बड़े भाग पर कुछ लोगों ने ही कब्जा कर रखा है, उनको कैप्चर कर रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सभी में वितरण होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए। अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार से करें, इकोनॉमी को इस प्रकार से मैनेज करें। अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार करें जिससे उत्पादन और वितरण के अहितकारी संकेंद्रण को रोका जा सके। इकोनॉमी को इस प्रकार से मैनेज करना है जिससे कि जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं, वितरण के संसाधन हैं, उन संसाधनों का अहितकारी संकेंद्रण का मतलब हो गया कि उत्पादन के संसाधन एक ही जगह केंद्रित नहीं हो जाए, कुछ लोगों, कुछ वर्गों के पास ही संग्रहित नहीं हो जाए। समाज में जो आर्थिक असमानता की जो खाई है वो बहुत अधिक गहरी नहीं होनी चाहिए, अपितु उस आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से इकोनॉमी को मैनेज किया जाए। डी में कहा गया है कि महिलाओं और पुरुषों को, महिलाएं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। अगर महिला और पुरुष बराबर एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी एक जैसी होनी चाहिए, उनका वेतन भी समान होना चाहिए। ये भी राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही राज्य यह भी सुनिश्चित करे कि वो महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को ऐसे कार्य में नियुक्त ना करे, जो उनकी आयु, शक्ति और योग्यता के अनुकूल ना हो। यह भी राज्य को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो महिलाओं को, पुरुषों को और बच्चों को किसी ऐसे काम में अपॉइंट ना करे, किसी ऐसे काम में ना लगाए जो उनकी आयु के या उनकी शक्ति के या उनकी योग्यता के अनुकूल नहीं है। ऐसा किसी भी काम में उसको अपॉइंट नहीं करना है। और अंतिम जो इसमें बात लिखी हुई है वो है बच्चों को अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाया जाए। यह भी राज्य का कर्तव्य है। बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा भोजन मिले। यह सुनिश्चित करना भी राज्य का कर्तव्य है, क्योंकि बच्चे इस देश का भविष्य है। उनको अच्छा वातावरण मिलेगा, उनकी नींव अच्छी होगी, अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी तो वो एक समृद्ध देश का निर्माण करेंगे।
देश का भविष्य का निर्माण करेंगे। इसलिए बच्चों को अच्छा वातावरण प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। तो ये अनुच्छेद 39 में राज्य को कुछ तत्व दिए गए हैं, अनुसरणीय तत्व, जिनको फॉलो करना चाहिए राज्य को। ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य की ड्यूटी है। 39 के बाद में यदि हम बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया। 39 के अंदर एक सब क्लोज जोड़ा गया, 39A, अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। अनुच्छेद 39A मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया। और इसमें प्रावधान किया गया है कि गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिले। गरीबों को समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता मिले। निःशुल्क विधिक सहायता मिले। विधिक सहायता कह सकते हैं, कानूनी सहायता कह सकते हैं, एक ही बात है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले और कानूनी सहायता मिले, यह सुनिश्चित करना भी राज्य का कर्तव्य है। चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति को भी समान न्याय मिले और उसको निःशुल्क विधिक सहायता मिले। फ्री में उसको लीगल हेल्प मिलनी चाहिए, कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना भी राज्य का कर्तव्य है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि कई एग्जाम में जो है बार बार पूछा गया, सीधा सीधा आर्टिकल ही पूछते। गरीबों को समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 39A में। कब जोड़ा गया इसको? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो सीधे सीधे जो है डीपीएसपी से आर्टिकल पूछते हैं और कौन से आर्टिकल में कौन सी बात लिखी हुई ये पूछते हैं, इसलिए आर्टिकल याद करना यहाँ पर थोड़ा सा जरूरी है। अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ग्राम पंचायत का मतलब होता है स्थानीय स्तर पर सरकार, और राज्य को निर्देश दिया गया है कि जब राज्य सक्षम हो जाए, जब राज्य के पास संसाधन हो जाए, तो वो रूट लेवल पर, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट की स्थापना करे, वो ग्राम पंचायतों का गठन करे। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 41 में आर्टिकल 41 के अंदर राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो नागरिकों को कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करे। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता प्रदान करे। ये भी राज्य का कर्तव्य है। कुछ स्पेशल कंडीशन में लोगों को काम देना, यानी रोजगार उपलब्ध करवाना, उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, उनको लोक सहायता प्रदान करना। जैसे सरकार जो है जो 60 साल से अधिक हो गए हैं उनको पेंशन देती है, वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये लोक सहायता में आता है। सरकार जो है तलाकशुदा महिलाओं को या विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन देती है, बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। जैसे सरकार जो है वो काम की गारंटी देती है, मनरेगा जैसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से सरकार ने 125 दिन का, पहले 100 दिन था, अब 125 दिन कर दिया गया है, तो 125 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का उपबंध जो है करना, ये राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम जो नागरिकों को दिया जा रहा है, लोगों को जो वर्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उस काम की दशाएं कैसी होनी चाहिए? तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध, न्याय संगत व मानवोचित दशाएं, यानी जहां पर मनुष्य काम करेगा वहां की दशाएं, वहां की कंडीशंस न्याय संगत होनी चाहिए, और न्याय संगत के साथ साथ मानवोचित, मानव के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे जिस माहौल में मनुष्य काम कर सकता है, पशुओं की भांति वहां की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कार्य की दशाएं जो है वो न्याय संगत और मानवोचित होनी चाहिए, तथा
महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान की जानी चाहिए। महिलाओं को प्रसूति सहायता का प्रबंध किया जाए। कार्य क्षेत्र में जहां पर गर्भवती महिलाएं काम करती है, उन गर्भवती महिलाओं को कुछ सहायता प्रदान की जाए, उनको सवैतनिक अवकाश दिया जाए कुछ समय के लिए। तो यह है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और महिलाओं को प्रसूति सहायता का उपबंध आर्टिकल 42 में किया गया है। यदि हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे 43 अनुच्छेद 43, और अनुच्छेद 43 में कहा गया, 41 में कहा गया कि काम दिया जाए, 42 में कहा गया कि काम की दशाएं कैसी होनी चाहिए, कि मानवोचित होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। 43 कहता है कि काम के बदले में निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाए। निर्वाह योग्य मजदूरी। काम की दशाएं भी अच्छी होनी चाहिए। पहली बात तो काम होना चाहिए, फिर काम की दशाएं अच्छी होनी चाहिए, और फिर जो काम कर रहे हैं उसके बदले में मजदूरी मिलनी चाहिए, वेतन सैलरी मिलनी चाहिए, और कम से कम इतनी सैलरी देनी चाहिए जिस सैलरी से उस व्यक्ति के परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके। इसको बोलते हैं निर्वाह योग्य मजदूरी। तो ये भी राज्य का कर्तव्य है कि वो काम के बदले में निर्वाह योग्य मजदूरी प्रदान करे नागरिकों को। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में दो सब क्लोज जो है वो जोड़े गए हैं, अनुच्छेद 43A और 43B। अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 43B, या इसको कै और ख भी आप लिख सकते हो। अनुच्छेद 43A में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका सुनिश्चित करे। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की, या कह सकते हैं मजदूरों की भूमिका, कर्मकारों की भूमिका सुनिश्चित करे। और 43B कहता है कि राज्य सहकारी समितियों को, कॉरपोरेट सोसाइटीज को, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रयास करे। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रयास करे, प्रोत्साहित करे। उनको जितनी भी कॉरपोरेट सोसाइटीज है उनको लोन दे करके उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको जो है प्रमोट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। कब जोड़ा गया ये आर्टिकल? तो 43A जो है, 43A को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, जबकि 43B को जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को भारत के संविधान में 43B में जोड़ा गया। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता कह सकते हो, समान नागरिक संहिता कह सकते हो, सिविल लॉज इसको कह सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो यूसीसी। तो राज्य का कर्तव्य, अनुच्छेद 44 में राज्य को निर्देश दिया गया कि राज्य सही समय आने पर पूरे देश के नागरिकों के लिए एक जैसे कानून बनाएगा, एक समान सिविल संहिता को लागू करेगा, नागरिक संहिता को लागू करेगा। क्योंकि भारत में नागरिक कानून समान नहीं है, आपराधिक कानून समान है। आपराधिक कानून का मतलब हत्या का मामला, झगड़े का मामला, मारपीट का मामला, अपहरण का मामला, किडनैपिंग, ये आपराधिक कानून है। और आपराधिक कानून के मामलों में देश में एक समान कानून है, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है। लेकिन नागरिक कानून भारत में समान नहीं है, सिविल लॉज जो है वो एक समान नहीं है, हिंदुओं के अलग है, मुसलमानों के अलग है। जैसे परिवार के जो मामले होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विवाह का मामला है, मैरिज शादी का जो मामला है, तलाक का मामला है, वसीयत का मामला है, गोद लेने का मामला है, इन मामलों में सभी धर्मों के अलग अलग कानून हैं जिनको समान करने की बात की गई है अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत।
अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष से कम है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, कम आयु के बच्चों को अच्छा पोषण व प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध किया जाए। जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष से कम है, 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको अच्छा भोजन मिले, अच्छा पोषण मिले, और उनके लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है उनका प्रबंधन करना ये राज्य का कर्तव्य है, उसको सुनिश्चित करना राज्य की ड्यूटी है। और इसके तहत बच्चों को अच्छा पोषण और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य ने आंगनबाड़ी केंद्र खोले हैं, शिशु बाल गृह जिनको आप बोलते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र, जहां बच्चों को अच्छा पोषण दिया जाता है, शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन वहां पर दी जाती है बच्चों को। तो आंगनबाड़ी केंद्र जो है अनुच्छेद 45 के तहत, आर्टिकल 45 के तहत ओपन किए गए हैं सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम कह सकते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं आप, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, फॉर एग्जाम्पल आंगनबाड़ी केंद्र। अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46, और आर्टिकल 46 कहता है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति है या जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों के लिए या समाज के दुर्बल वर्गों के लिए, समाज के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान, शिक्षा एवं अर्थ संबंधी प्रावधान। दुर्बल वर्ग का मतलब जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो समाज के जितने भी दुर्बल वर्ग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब वर्गों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना और अर्थ संबंधी प्रावधान करना। अर्थ संबंधी प्रावधान का मतलब होता है खर्ची, पैसे, रोजगार। तो ये आर्टिकल 46 में दिया गया है, समाज के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 47 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 47 में राज्य को निर्देश दिया गया है 47 के अंदर कि वो राज्य के नागरिकों के लिए या राज्य के नागरिकों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, लाइफ स्टैंडर्ड, जीवन स्तर व लोक स्वास्थ्य में सुधार करें। लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, राज्य की ड्यूटी है कि वो नागरिकों के पोषाहार स्तर में सुधार करे। पोषाहार स्तर में सुधार का मतलब क्या होता है कि लोगों को अच्छा पोषण मिले, अच्छा भोजन मिले, और अच्छा पोषण, अच्छा भोजन यदि मिलेगा तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, अच्छे देश का निर्माण होगा। राज्य ने इसके लिए प्रयास किए हैं। राज्य ने इसके लिए स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत की है। अनुच्छेद 47 के तहत मिड डे मील कार्यक्रम, मिड डे मील कार्यक्रम मिड डे मील कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छा पोषण प्रदान करने के लिए, तो उनको भोजन मिलता है स्कूल के अंदर। इसके अलावा स्कूल के बाहर यदि आप देखोगे तो स्कूल के बाहर इंदिरा रसोई योजना, नाम चेंज होता रहता है, कभी इंदिरा रसोई योजना उसको कहते हैं, इसी को अन्नपूर्णा योजना कहते हैं। इंदिरा रसोई योजना 8 रुपए में भरपेट भोजन सभी लोगों को, ताकि कोई भी भूखा न सोए, इंदिरा रसोई योजना। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे
केवल पोषाहार स्तर की बात नहीं की गई है इसमें बात की गई है कि जीवन स्तर, लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो नागरिकों का सुधरना चाहिए और लोक स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य में सुधार हो, लोगों का जीवन स्तर जो है वो इसमें सुधार हो। ये कब होगा? जब शराब, मादक पेय पदार्थ और हानिकारक औषधियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जब तक लोग दारू पिएंगे, शराब पिएंगे, जब तक हानिकारक औषधियों का सेवन करेंगे, जब तक मादक पेय पदार्थों का सेवन करेंगे, तब तक लोगों का जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा। और ये तमाम चीज़ें जो है लोगों की हेल्थ पर बुरा असर डालती है, लोक स्वास्थ्य में सुधार नहीं होगा। तो इन सब में सुधार करने के लिए सरकार ने इसके तहत शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। शराब, मादक पेय पदार्थ और हानिकारक औषधियाँ, ऐसी मेडिसिन्स जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हानिकारक औषधियाँ हैं, इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार तो प्रयास तो कर रही है, पूरी तरीके से सभी को लागू करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जो कर्तव्य जिनको अपन बोलते हैं डीपीएसपी के, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको सरकार ने समय समय पर लागू किया है। तो ये आर्टिकल 47 में आएगा। अनुच्छेद 47 के बाद में 48 और 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन दिया गया है। कृषि व पशुपालन के संगठन में सुधार। कृषि व पशुपालन के संगठन में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। एग्रीकल्चर में क्या सुधार हो सकता है? तो एग्रीकल्चर में राज्य को प्रयास करना चाहिए, सरकार को प्रयास करना चाहिए कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाए। खेती करते समय जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, जो आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियां हैं, उनका उपयोग किया जाए। इससे क्या होगा? तो इससे जो है अनाज के पैदावार में वृद्धि होगी। इसके अलावा पशुपालन के संगठन में सुधार किया जाए। जो दुधारू पशु है, जैसे गाय है, भैंस है, दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार किया जाए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तैयार किया जाए, जिससे कि दूध के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। तो कृषि और पशुपालन के संगठन में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। और इसी के तहत, इसी आर्टिकल के तहत जो है गो हत्या को निषेध किया गया है। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि गाय दूध देती है। यदि गाय को आप मारने लग गए तो फिर दूध के उत्पादन में वृद्धि कैसे होगी? इसलिए गो हत्या को इसमें प्रतिबंधित कर दिया गया। 48 के अंदर एक सब आर्टिकल और जोड़ा गया, 48A, मूल संविधान में नहीं था, इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया। और इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करे, और पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करे। राज्य को निर्देश दिया गया है, डायरेक्शन दी गई है कि पर्यावरण की रक्षा करे तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करे। ये अनुच्छेद 48A में दिया गया। तो पर्यावरण की रक्षा करना, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य भी है। आप पढ़ोगे भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्यों का जो 7वां पहरा है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है। इसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल है। तो ये राज्य का कर्तव्य भी है और नागरिकों का कर्तव्य भी है, दोनों का कर्तव्य है 48A में। इसके बाद में आपके है अनुच्छेद 49, आर्टिकल 49, आर्टिकल 49। और 49 में राज्य का कर्तव्य है कि वो ऐतिहासिक स्मारकों, वस्तुओं तथा स्थानों का संरक्षण
स्थानों का संरक्षण, प्रोटेक्शन करने का राज्य का कर्तव्य। जितने भी ऐतिहासिक स्मारक है हमारे, हिस्टोरिकल जो मोमेंट्स है, मोनूमेंट्स है, उनकी रक्षा करनी। हमारे मंदिर है, महल है, छतरियां हैं, किले हैं, उनकी रक्षा करें। ऐतिहासिक वस्तुओं की, जितने भी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं उनकी रक्षा करना। और ऐतिहासिक स्थान, जो हिस्टोरिकल पैलेस हैं, जिनका बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से जिनका बहुत बड़ा महत्व है, जैसे हल्दी घाटी है, तो ऐसे स्थानों का प्रोटेक्शन करना भी राज्य का कर्तव्य है। ऐतिहासिक स्मारक, वस्तुओं और स्थानों का संरक्षण प्रदान करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50। और अनुच्छेद 50 में दिया गया है, लोक सेवाओं में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। लोक सेवाओं में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करने का राज्य का कर्तव्य। जितनी भी पब्लिक सर्विसेज है, जो लोक सेवाएं हैं, गवर्नमेंट जॉब्स है, उनमें जो पदाधिकारी हैं उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स और उनकी जुडिशरी पावर्स, यानी उनकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां और उनकी जो न्यायिक शक्तियां हैं उनको सेपरेट किया जाए, उनको अलग अलग किया जाए। ये राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 50 के तहत। और सबसे लास्ट में अनुच्छेद 51 और आर्टिकल 51, ये विश्व शांति की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। और इसके तहत राज्य का कर्तव्य है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा हेतु प्रयास करेगा। तो भारत की जो सरकार है वो हमेशा केवल देश की नहीं सोचेगी, वह पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु प्रयास करेगा। पूरे विश्व के अंदर शांति बनी रहे, युद्ध जैसी स्थिति न हो, सब आपस में मिलजुल करके सहयोग की भावना के साथ में कार्य करे, ऐसी कामना जो है भारत सरकार करती है और सरकार इसके लिए लगातार प्रयास भी करेगी। ये आर्टिकल 51 है। तो ये आपके दिए गए हैं डीपीएसपी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, जिसमें जितनी तमाम आर्टिकल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। एक नए टॉपिक के साथ में हम बहुत जल्दी फिर से हाजिर होने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं आपकी क्लास से। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।